आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 17 सास सास में बांस पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज और जिसका अनुवाद किया है शशि सबलोक ने। प्रस्तुत पाठ जो है, पाठ में बांस के बारे में बताया गया है। बांस से क्या क्या बनाया जाता है, किस जगह बांस से अनेक चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। एक जादूगर थे चंगकी चंगलनवा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। पैराग्राफ में बताया गया है, एक जादूगर के बारे में बताया गया है जिनका नाम था चंगकी चंगलनवा। वो जो थे एक बहुत प्रसिद्ध जादूगर थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े करतब दिखलाए थे और मरने से पहले भी उन्हें पता चल गया था कि उनकी मृत्यु जो है बहुत समीप है। तो जब वो मरने वाले थे तो उन्होंने लोगों को बोला कि मुझे दफनाए जाने के बाद जब तुम मेरी कब्र खोदोगे, मेरे मरने के छठे दिन के बाद तुम मेरी कब्र खोदना, तो तुम वहां पर कुछ नया सा पाओगे। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई तो उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए नए डिजाइन भी बनाई। बांस यानी बैम्बू स्टिक्स जो होती हैं। आगे बताया गया है कि बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है, यानी भारत के अनेक हिस्से ऐसे हैं जहां पर बांस बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। सातों राज्य यानी कि जो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसके 7 राज्य हैं असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। तो माना जाता है कि इन 7 राज्यों में बांस जो है वो बहुत अधिक उगता है, इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का भी चलन खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत अधिक हाथ है। कहने का अभिप्राय है कि बांस वहाँ बहुत मात्रा में होता है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो बांस से तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, अर्थात उन्हें एक रोजगार मिल जाता है इससे, और उसे वो बेचते हैं तो उसका भरण पोषण में बहुत अधिक हाथ है। यानी कि जब वो बेचते हैं तो इससे उन्हें क्या मिलता है, पैसा मिलता है और उनसे उनके परिवार का पालन पोषण होता है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है, अर्थात जो नागालैंड के निवासी हैं वो बहुत कुशल हैं। वो बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें बांस के साथ बनाते हैं और बांस की चीजें बनाने का यहाँ पर खूब प्रचलन है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर बांस की चीजें बनाई जाती हैं। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। अर्थात कि जब से इंसान ने कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, यानी कि जब भी मनुष्य ने इन चीजों को बनाना शुरू किया, बांस की चीजें जो हैं तभी से बन रही हैं। यानी कि जब से हाथ से बनी हुई चीजें मनुष्य ने बनानी सीखी हैं, बांस की चीजों का निर्माण भी तभी से हो रहा है। और आने वाले समय में और अभी भी इसके अंदर डे बाय डे जो है चेंजेस हो रहे हैं, अलग अलग बदलाव हो रहे हैं। आप भी देखते हैं कि कोई चीज़ मार्केट में आती है तो वो किसी रूप में होती है, धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, धीरे धीरे उसमें और नए नए बदलाव आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं और वो एक नए नए रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होती है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करने के लिए ही भोजन इकट्ठा करता था। यानी कि जो बांस की बुनाई का रिश्ता, यानी कि बांस का जो कार्य है वो उस समय से होता है जब से इंसान ने भोजन को इकट्ठा करना शुरू किया। यानी जब भोजन के लिए इंसान यहाँ वहाँ घूमता था तो उस समय से बांस का जो है बांस से चीजों का निर्माण किया जाता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी। अर्थात जब मनुष्य भोजन इकट्ठा करता था तो उसे उसको रखने के लिए भी कुछ ना कुछ चीज चाहिए थी, तो हो सकता है तभी उसने ऐसी टोकरियों का निर्माण किया होगा। आगे लेखक कहता है कि क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। तो आपने देखा होगा कि जो बया जो है, बया जैसी जो किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी कि जो बया का जो घोंसला होता है वो टोकरी के आकार का होता है।
तो लेखक कहता है कि हो सकता है कि मनुष्य को यह जो है आइडिया जो है कहाँ से आया होगा कि उसने किसी चिड़िया के घोंसले को देखा होगा और उसी तरीके से ही उसने टोकरियां बनाई होंगी, उसी बुनावट से ही उसने इस तरकीब को सीखा होगा कि बांस से टोकरियां बनाई होंगी। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती हैं। खपच्चियां क्या होता है, बांस की पतली पतली स्टिक्स होती हैं, बिल्कुल पतली पतली डंडियां होती हैं। तो वो कहते हैं कि जो बांस है वो केवल टोकरियां ही बनाने के काम नहीं आता, इसके अतिरिक्त क्या क्या बनता है देखिए। तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी बनते हैं। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो बांस है वो केवल टोपियों के लिए ही प्रयोग नहीं किया जाता है, इससे अनेक चीजों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बांस से मेरा रिश्ता, यहाँ पर लेखक एक अलग से बताता है कि बांस का ये झुरमुट मुझे अमीर बना देता है, इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ, बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ, बांस का कोयला जलाता हूँ, बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई। पत्नी भी कैसे पाई, हो सकता है कि वो कहीं पर गया हो और वहां पर जो उसकी पत्नी थी वो बांस की टोकरियां वगैरह कुछ बना रही हो, जहां इनकी मुलाकात हुई हो, और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। मरघट अर्थात शमशान घाट, यानी कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं मर जाऊंगा, अपनी सांसारिक यात्रा को पूरा कर लूंगा, तो मुझे शमशान घाट भी कैसे लेके जाया जाएगा, बांस पर ही लिटाकर मुझे ले जाया जाएगा। तो लेखक कहता है कि जो बांस जो है उसका तो मेरे जीवन में तो अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मैं जो सभी चीजें हैं वो बांस की बनाई हुई ही प्रयोग करता हूँ। इवन मैं बांस का अचार भी खाता हूँ, और बचपन में जिस पालने में मुझे लिटाया गया था वो भी बांस से ही बना हुआ था। आगे चलते हैं। असल में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है। जकाई यानी कि एक तरह का जाल होता है जिसमें मछली को फंसाया जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। तो मछुआरे क्या करते हैं, छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए जो जकाई होता है उसको पानी की सतह पर रखते हैं, मछली उसमें फंस जाती है और धीरे धीरे उसे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वो एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल होते हैं उसे किस तरह से बांधा जाता है कि मछली उसमें आसानी से फंस जाए। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे, और हाँ, उनके पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। लेखक ने पहले नागालैंड की बात की है, इसके बाद लेखक आता है असम में। वो कहता है कि असम में जो है, ये तो आप भी जानते हो कि असम में जो है चाय के बागान बहुत अधिक मात्रा में हैं। तो लेखक कहते हैं कि चाय के बागानों में जब जो लोग हैं चाय की पत्तियां चुन चुन के डालते हैं, तो वो किसमें डालते हैं, उनके पीठ पर एक बांस से ही बनी हुई टोकरियां टंगी हुई होती हैं, बड़ी बड़ी टोकरियां होती हैं, और जब वो कड़ी धूप में बांस की चाय की पत्तियां चुनने के लिए जाते हैं तो वो सिर पर भी बांस की ही टोपियां पहनकर जाते हैं। आगे चलते हैं। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो बांस से अत्यधिक सामान है वो किस समय बनाया जाता है। तो लेखक कहते हैं कि जुलाई से अक्टूबर के जो महीने हैं वो घनघोर बारिश के महीने होते हैं। तो इन दिनों लोगों के पास कुछ और काम करने के लिए नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं, आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करते हैं और घर लाकर उनसे अनेक चीजें बनाते हैं। आगे बताया गया है कि कौन से बांस को वो अधिकतर काटते हैं। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं, यानी कि जो नए नए बैम्बू स्टिक्स होती हैं, जो नए नए बांस होते हैं जिनकी उम्र केवल 1 से 3 साल होती है, उस बांस को वो काटते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बांस होते हैं वो आसानी से कट जाते हैं और उनसे आसानी से सामान भी बनाया जा सकता है। आगे लेखक बताता है कि बूढ़े बांसों को, यानी कि जो बहुत पुराने बांस हो जाते हैं, वो क्यों नहीं काटते। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं, यानी कि जब उनसे सामान बनाया जाता है तो पहले तो वो बहुत सख्त होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी बहुत सख्त चीज होती है
तो हल्का सा भी कुछ भी ठेस लगने पर वो फटाफट टूट जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो ताजी बांस होती है, यानी कि जो 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस होते हैं, केवल उनको ही काटा जाता है ताकि उनसे आसानी से सामान बनाया जा सके। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि किस तरह से बांसों को चुना जाता है और किस तरह से इनको अलग अलग काटा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब बांस काटते हैं तो उनसे शाखाओं और पत्तियों को अलग कर दिया जाता है और जिसमें दूर दूर गांठें होती हैं उन बांसों को चुना जाता है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। दाव जो है वो क्या है, एक प्रकार का चाकू है। कैसा होता है, वो चौड़ा होता है और चांद जैसी फाल होती है, यानी आगे से जो होता है उसका आकार कैसा होता है, चांद की तरह होता है। उससे चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं, यानी बांस को अच्छे से छीला जाता है और उससे पतली पतली जो है स्टिक्स निकाली जाती हैं, पतली पतली डंडियां जो हैं बांस की तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। आप देख रहे हैं चित्र में कि थोड़ी थोड़ी दूर पर गठान है। तो अगर छोटी टोकरियां बनानी है तो क्या होता है कि बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, यानी कि हर एक पोरे से काटा जाता है। लेकिन अगर टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं। कि अगर बड़ी टोकरी बनानी है तो थोड़ा दूर से काटा जाता है, 2, 3, 4 गठान आगे से काटा जाता है। यानी यहाँ कहाँ से काटा जाएगा, यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है कि हमें कितने साइज का, कितने आकार का सामान बनाना है, उसी के अनुसार हम गठानों के बाद जो है बांस को काटते हैं। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। खपच्चियां मैंने आपको पहले बताया है, पतली पतली बांस की छड़ियां होती हैं, तो जो उनकी चौड़ाई है वो भी 1 इंच से ज्यादा नहीं होती। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। उस्तादी मतलब ये नहीं है कि कोई भी चाकू ले और वो खपच्चियों को चीरना शुरू कर दे, यानी उसमें भी एक उस्तादी यानी कि एक निपुणता होना जरूरी है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है, यानी कि बहुत कुशल होना जरूरी है। बड़े एक्सपीरियंस के बाद, बड़े अनुभव के साथ इस काम को किया जाता है। ऐसा नहीं है मैंने चाकू पकड़ा या आपने चाकू पकड़ा और हमने खपच्चियां बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत ज्यादा कुशलता की आवश्यकता है। टोकरी बनाने के लिए पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। दाव मैंने आपको पहले बताया है, एक प्रकार का चाकू होता है जो खास तौर पर खपच्चियों को काटने के और उनको चिकना बनाने के काम आता है। तो जब बांस से खपच्चियां बनाई जाती हैं, पतली पतली छड़ियां बनाई जाती हैं, तो टोकरी बनाने के लिए उनको चिकना बनाना पड़ता है। और यह काम किसके द्वारा होता है, फिर दोबारा से दाव के द्वारा। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव जो है वो दाएं हाथ में होता है। बाएं अर्थात उल्टे हाथ में, यानी खपच्ची को आप उल्टे हाथ में पकड़ेंगे और सीधे हाथ से आप उस चाकू को चलाएंगे। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। तर्जनी अर्थात उंगलियां जो है वो दाव के चाकू के नीचे होती हैं। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। तो यह बताया जा रहा है कि किस तरह से चाकू को पकड़ा जाता है और किस तरह से खपच्चियों से को चिकना बनाकर उनको टोकरियों के लिए तैयार किया जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक एक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। अर्थात पूरी निपुणता के साथ खपच्ची को और दाव को किस तरह से पकड़ा गया है हाथ पे, किस तरह से यह प्रक्रिया है खपच्ची को चिकना बनाने का। जब तक वह चिकनी नहीं होती है, बार बार यह प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि खपच्चियों के तैयार होने के बाद, उनको चिकना बनाने के बाद उन पे कलर कैसे किया जाता है।
अगर उन पे काला रंग करना है तो आम की छाल में उसे लपेटा जाता है और क्या किया जाता है, कुछ दिनों के लिए उसे मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। बांस की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर की नीचे किया जाता है। आपने देखा होगा कि घर में अगर कोई फोल्डिंग बुनता है या कोई मंजा बुनता है तो वो किस तरह से होता है कि पहले सीधी सीधी और फिर तिरछी तिरछी आड़ी तिरछी जो है पट्टियां डाली जाती हैं। तो टोकरी को भी उसी तरह बनाया जाता है जिस तरह से हम किसी पलंग की निवाड़ की बुनाई की जाती है, चेक का डिज़ाइन बनाया जाता है कि आड़ा और तिरछा उसके अंदर निवाड़ को घुसाया जाता है। इसी तरह से खपच्चियों के द्वारा टोकरियों का निर्माण किया जाता है। टोयल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। तो यहाँ पर डिज़ाइन बताया गया है टोकरियों के लिए कि किस तरह से टोकरी में डिज़ाइन डाला जाता है, टोयल बनाया जाता है या फिर चेक का डिज़ाइन बनाया जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या फिर घर पर ही काम में ले लो। तो यहाँ ये बताया गया है कि किस तरह से बांस जो है वो काटा जाता है, उसके बाद दाव की मदद से उसे अलग अलग गांठें उसकी दूर की जाती हैं और फिर दाव की मदद से ही उन्हें चिकना बनाया जाता है खपच्चियों को। उन खपच्चियों पे फिर रंग किया जाता है और रंग करने के बाद उन खपच्चियों से किस तरह से बुनाई की जाती है, बुनाई बिल्कुल वैसे की जाती है जिस तरह से पलंग की निवाड़ की बुनाई की जाती है। तो यह था हमारा चैप्टर, यह था हमारा पाठ एलेक्स एम जॉर्ज जी द्वारा लिखित था। उम्मीद है आप सभी को यह समझ आया होगा। इसे ध्यान से सुने और इसे समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।